नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर के क्लोजर पे पहुंच रहे हैं और रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज जो एक बड़ा ही पार्ट था वो हमने कवर किया, जिसमें मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज, सीएमओ के स्ट्रक्चर्स, प्रीपेमेंट रिस्क, वो सारा हमने काफी डिटेल में गो थ्रू किया। पर ये आपको बार बार लगातार करना पड़ेगा। आई थिंक व्हाट शुड बी द आइडियल प्रोसेसेस, आप हर एक वीडियो को दो बार देखें। एक बार अभी देखा, फिर उसको नोट डाउन कर लिया, फिर कल रिवीजन के लिए वापस एक बार क्विकली उसको वापस देखें, सो दैट वो दिमाग में 2 बार सेट हो जाएगा। तो रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा टॉपिक आता है कमर्शियल एमबीएस, मतलब कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज वो होती है जहां पे अंडरलाइंग असेट कमर्शियल रियल एस्टेट होता है। रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में क्या होता था, जो हमारा अंडरलाइंग मॉर्गेज पूल होता था उसमें रेजिडेंसेस होते थे, तो दे आर बैक्ड बाय रेजिडेंसेस? नो, दे आर बैक्ड बाय कमर्शियल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट। जैसे कि मे बी कोई होटल हो गई, मे बी कोई हेल्थ सेंटर हो गया, मे बी हमारा कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो गया जहां पे बहुत सारे जन ऑफिसेज लेके रखते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कमर्शियल, जिसका बेस क्या है, कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो बहुत सारे जनों ने तो अपनी ऑफिसेज के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी तो लोन दे रखा होता है, वो लोग लोन रीपे करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ऐसे पूल ऑफ लोन्स के ऊपर जो हमारी सिक्योरिटीज इशू होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो ये अगेन लेवल 1 वाली सिक्योरिटीज हो गई, लेवल 2 ग्रेड 2 नहीं हुआ, लेवल 1 ही हो गया। तो यहां से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे हो रहा है, वो यहां पे जो सिक्योरिटीज होगी सीएमबीएस, उनके इन्वेस्टर्स को पे हो जाएगा। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। बस डिफरेंस क्या है, जो हमारा अंडरलाइंग कोलैटरल है वो इंस्टेड ऑफ रेजिडेंस क्या बन गया है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बन गया है। तो हम इसमें एक और चीज पुराना मैं आपको पास्ट में लेके जाना चाहूंगा। तो हमने देखा था रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। रिकोर्स मतलब कोलैटरल जो है वो अगर लोन में डिफॉल्ट होता है तो कोलैटरल के अलावा भी हम लीगली दूसरे एसेट्स पे बायर के जो लोन होल्डर है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ओनर है, उस पे जा सकते थे। और नॉन रिकोर्स मतलब जो हमारा अंडरलाइंग कोलैटरल है, बस वही पार्ट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और टर्म भी देखा था जिसका नाम था स्ट्रैटेजिक डिफॉल्ट, क्योंकि अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे गिर जाती है और नॉन रिकोर्स है, तो 80 लाख का लोन है, 65 लाख की प्रॉपर्टी, तो जानबूझ के डिफॉल्ट करेगा और बोलेगा ले लो प्रॉपर्टी, ले लो, क्लोजर। तो जनरली जो हमारे रेजिडेंशियल लोन्स होते हैं आरएमबीएस, वो रिकोर्स लोन होते हैं, लेकिन कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के अंडरलाइंग पूल ऑफ लोन्स जो होते हैं वो जनरली नॉन रिकोर्स लोन होते हैं। मतलब लेंडर कैन ओनली लुक टू कोलैटरल इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और क्योंकि सिर्फ हमारा जो प्रॉपर्टी है अंडरलाइंग कोलैटरल है, फॉर एग्जांपल हमारी कुछ सेट ऑफ ऑफिसेज है जो लोन ले रखा है, वही हमारा अंडरलाइंग बेस है, तो अगर डिफॉल्ट हुआ तो हम उसको बेच के ही सिर्फ रिकलेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पे जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट क्वालिटी से क्या इंपॉर्टेंट हो गया, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी हुई। क्योंकि कल को अगर डिफॉल्ट होता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर खराब हुई, उसका क्रेडिट रिस्क हायर हुआ तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्रेडिट रिस्क ऑफ द प्रॉपर्टी इज असेस्ड एंड नॉट द क्रेडिट रिस्क ऑफ द बोरोवर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऊपर अगर रिकोर्स लोन होता तो क्या होता, कल को अगर सपोज कोलैटरल बेच के भी नहीं रिपे होता है तो बोरोवर का क्रेडिट रिस्क कम है, मतलब उसकी जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन वो अच्छी है, तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो हम क्रेडिट रिस्क किसका एसेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का एसेस कर रहे हैं कि जो हमारा होटल है, जो हेल्थ सेंटर है, वो कितना इनकम जनरेट कर रही है। अगर वो प्रॉपर जनरेट कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाय चांस डिफॉल्ट हो जाता है तो हम उस कोलैटरल को बेच के ही जो भी केस है वो रिकवर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्रेडिट रिस्क में जो रेशियोज देखने वाले यहाँ पे, ये किसके रिलेटेड देखेंगे, बोरोवर से रिलेटेड नहीं, किसके रिलेटेड देखेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो देखो 2 रेशियोज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो और एक लोन टू वैल्यू रेशियो। पहले ये देख लेते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब जो हमारी अप्रेज्ड वैल्यू है, जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसके सामने हमारा जो बेस अमाउंट है वो कितना है। मतलब ये क्या होगा, बेसिकली हम लोग जितना कम लोन देंगे एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी 5 करोड़ की, हमने लोन दिया 3 करोड़, तो ये सेफर हो गया।
प्रॉपर्टी 5 करोड़ की और हमने लोन दिया 4.5 करोड़, तो ये रिस्कियर हो गया, क्योंकि कल को 15% प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है और डिफॉल्ट होता है तो स्ट्रैटेजिक डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ की वैल्यू कितनी हो गई 4 करोड़ 25 लाख और लोन कितने का है 4 करोड़ 50 लाख, तो 4.5 करोड़ के लोन के सामने कोलेटरल की वैल्यू ही 4.25 करोड़ हुई, और अगर नॉन रिकोर्स है तो और कोई पार्ट हो ही नहीं जाएगा। सो लोन टू वैल्यू रेशियो जितना कम होगा प्रॉपर्टी का उतना रिस्क कम रहेगा डिफॉल्ट का, और लोन टू वैल्यू रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा रहेगा डिफॉल्ट का। सो लोअर द बेटर लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब लोन अमाउंट अपॉन हमारा अप्रेज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो क्या हो गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो रेंट जनरेट करती है, तो रेंट में से आप क्या खर्चा माइनस करोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको जो लैंड रेवेन्यू के टैक्सेस लगते हैं वो इनकम टैक्स नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो तो वो जो प्रॉपर्टी का जो होता है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम है। डेट सर्विस मतलब जो हमें लोन के लिए रीपेमेंट करना है, तो अगर लोन के रीपेमेंट से ज्यादा हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम है तो सेफ है, क्योंकि जो लेंडर है उसको टेंशन नहीं है कि यार डिफॉल्ट होने के चांस कम है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रेंट ही इतना आ रहा है या ऑपरेटिंग इनकम ही इतना आ रहा है कि हमारा ये निकलता जा रहा है। तो ये आइडियली क्या रहेगा 1 से 2 के बीच में रहे तो ज्यादा बेटर है। अगर 1 से कम है मतलब हमारा धक 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 शुरू हो जाएगा, क्योंकि सपोज हमारे इससे ऑपरेटिंग इनकम जनरेट हो रही है 80,000 और 1 लाख का रीपेमेंट एवरी मंथ है, मतलब 20,000 फिर किसका हो गया, बोरोवर को अपनी जेब से देना पड़ेगा। और अगर ये नॉन रिकोर्स लोन है मतलब वो तो डिफॉल्ट भी कर देगा, तो क्या ही पार्ट है। सो ये दोनों को हम कंबाइन देखते हैं, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम जितना ज्यादा होगा उतना डेट टू सर्विस रेशियो जो है वो उतना ऊपर होगा, और जितना ऊपर होगा उतना सेफ हो गया किसके पर्सपेक्टिव से, लेंडर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी से इतना इनकम जनरेट हो रहा है कि उसका लोन तो ऑटोमेटिकली वहीं से ही कवर हो जाएगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जनरली, यहां पे जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली अगर क्या होता है नॉन रिकोर्स होता है, तो जब भी नॉन रिकोर्स होगा तो हम क्या देखेंगे, जो प्रॉपर्टी है, जो अंडरलाइंग मॉर्गेज है उसका क्रेडिट रिस्क देखेंगे, ना कि बोरोवर का क्रेडिट रिस्क। उसके पैटर्न पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, और इसीलिए हम ये दो रेशियोज देखते हैं, डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो एंड लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो लोअर द सेफर, और जो नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय डेट सर्विस है जिसको बोलते हैं डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो, ये हायर द बेटर। व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, रेंटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी माइनस द म्युनिसिपल टैक्सेस, नॉट द इनकम टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस। तो इतनी इनकम जनरेट हो रही है 80,000 की और 60,000 का ही लोन रिपेमेंट है, तो लोन के 1.33 टाइम्स हमारी इनकम जनरेट हो रही है, रिलेटिवली सेफर है। तो हायर द बेटर, और ये लोअर द बेटर, वो ध्यान रखना है। इसमें भी ट्रांचेस क्रिएट हो सकती है और रिस्क को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अलग अलग पार्ट में। एक थ्योरेटिकल टर्म सिर्फ बता रहा हूं कि जनरली ये रेटेड होता है, लेकिन जो लोएस्ट ट्रांच होता है जिसको हम जूनियर ट्रांच बोलते हैं, वो कई बार क्या होता है, बेसिकली उसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर डिफॉल्ट हुआ तो इसमें डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि नॉन रिकोर्स है। तो डिफॉल्ट हुआ तो कौन सबसे पहले भुगतेगा, जूनियर ट्रांच। इसके दूसरे नाम है इक्विटी ट्रांच या फर्स्ट लॉस ट्रांच, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जनरली ये रेटेड भी नहीं होता, क्योंकि इसको कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्क होता है इसमें, राइट। अब जैसे आरएमबीएस में हमने प्रीपेमेंट रिस्क पे ढेर सारा डिस्कशन किया था कि प्लान अमोर्टाइजेशन क्लास क्या होता है या सीक्वेंशियल पे सीएमओस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बेस पे। तो यहां पे भी हम लोग प्रीपेमेंट रिस्क पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और प्रीपेमेंट रिस्क के रिस्क प्रोटेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉल प्रोटेक्शन, ठीक है। बिकॉज जनरली क्या होता है, बेसिकली प्रीपेमेंट रिस्क मतलब वो लोग जल्दी पे कर रहे हैं, तो कॉल प्रोटेक्शन कैसे रह सकता है, तो बेसिकली वो हो गया कि सीएमबीएस लेवल पे हो सकता है, मतलब जो कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी लेवल पे हो सकता है, या फिर लोन लेवल पे हो सकता है, मतलब जो बैंक और मे बी जो ओरिजिनली कमर्शियल प्रॉपर्टी के ओनर्स है उनके बीच में। तो लोन लेवल मतलब फर्स्ट लेवल पे हो गया, सीएमडीएस लेवल मतलब जो पूल ऑफ मॉर्गेजेस बना है उसके लेवल पे हो गया। तो उसके लेवल पे तो कॉल प्रोटेक्शन रिस्क कैसे होगा, आप ट्रांचेस बना दो और रिस्क को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि वो रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सीएमडीएस लेवल का जो कॉल प्रोटेक्शन प्रीपेमेंट रिस्क है वो हो गया। आपको याद होगा कॉल क्या होता है, बॉन्ड में कॉल ऑप्शन क्या होता था कि जो बोरोवर है वो अपने विल से पे कर सकता है। तो यहाँ पे बोरोवर कौन हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर, क्योंकि उसने लोन बोरो किया था। तो वो अगर टाइमली पे कर देता है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम से जल्दी पे कर देता है तो रिस्क हो गया, ठीक है। तो उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं, जो दो वेरियस लेवल पे हो सकता है। एक एट लेवल ऑफ लोन
मतलब बैंक और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर है, बायर है, बोरोवर है, उसके बीच में, और एक एट सीएमबीएस लेवल। तो सीएमबीएस लेवल वाला तो कॉल प्रोटेक्शन जो है वो इजी हो गया कि क्या बना देंगे हम, ट्रांचेस बना देंगे और उस रिस्क को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो लोन लेवल है उसमें कुछ कुछ अलग पार्ट है, जैसे कि प्रीपेमेंट लॉकआउट। प्रीपेमेंट लॉकआउट मतलब आप कुछ इतने टर्म्स के लिए फॉर फ्यू इयर्स नो प्रीपेमेंट अलाउड, कुछ टाइम के लिए आप प्रीपेमेंट कर ही नहीं सकते, मे बी 4 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स, ताकि एटलीस्ट उस रिस्क को वहां पे रिड्यूस तो करें। मतलब जो बोरोवर है वो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी पे प्रीपेमेंट एक लेवल के बियॉन्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर क्या आता है डिफेसेंस, मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं रद्द करना, मतलब क्लोजर। तो अगर वो प्रीपेमेंट करेगा हम लोन को ही रद्द कर देंगे। ठीक है, और फिर जो पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको हम कहां इन्वेस्ट कर देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उससे हम लोग क्या करेंगे, सीएमबीएस को पेमेंट करते रहेंगे, क्योंकि सीएमबीएस मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनको हमें रेगुलरली देना है। तो उनको रेगुलरली हम कैसे दे सकते हैं, अगर यहां से पैसा जल्दी आ गया तो इनको भी देना पड़ेगा, तो यहां से पैसा जल्दी आएगा तो हम लोन ही रद्द कर देंगे। ठीक है, और जो पैसा प्रीपेमेंट का आ रहा है उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके फिर यहाँ पे रीपे करते रहेंगे। कम पॉसिबिलिटी होती है इसकी, लेकिन अगर मतलब कम इसको रिसोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आ जाए एग्जाम में तो ध्यान में रखना है। प्रीपेमेंट पेनल्टी पॉइंट्स मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर आप प्रीपे करोगे तो इतना टका पेनल्टी लगेगा। ठीक है, तो दे आर एक्सप्रेस्ड एज 1% ऑफ प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो उस टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं प्रीपेमेंट पेनल्टी पॉइंट्स। यहाँ पे अलाउड ही नहीं होता, यहाँ पे अलाउड है लेकिन पेनल्टी लगेगा। तो ये पेनल्टी परसेंटेज टर्म्स में। और यील्ड मेंटेनेंस चार्जेस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट का लॉस्ट हुआ है, इंटरेस्ट लॉस्ट ऑफ लेंडर इज कैलकुलेटेड एंड repaid in some measure। मतलब जो बोरोवर है उसने अगर जल्दी पे किया है तो उसको बोलेंगे भाई देख तू जल्दी पे कर रहा है लेकिन हमें इनको तो यील्ड देनी है, तो बेसिकली तुझे जितना इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जल्दी पे कर रहे हैं तो हमें, तो उसको कोई ना कोई तरीके से कॉम्पनसेट करना है। तो ये अगेन इंट्रोडक्शन है, इसका डिटेलिंग पार्ट पे हम बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको यही दिया हुआ है करिकुलम में कि ये है क्या बस। फिर उसका डिटेलिंग पार्ट लेवल 2 में थोड़ा थोड़ा मेंशन्ड है। तो ये क्या हो गया, लोन लेवल प्रोटेक्शन हो गया। लोन लेवल मतलब सीएमबीएस जिससे बीच में आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, जो हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी है और जो लेंडर है उनके बीच में। सो हम प्रीपेमेंट लॉकआउट रख सकते हैं, मतलब थोड़े टाइम तक करना ही नहीं है, प्रीपे किया तो लोन रद्द हो गया, कुछ पेनल्टी पॉइंट्स लगा सकते हैं, या जो इंटरेस्ट लॉस हुआ उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है। और सीएमबीएस लेवल मतलब इस लेवल पे अगर जल्दी आ रहा है फिर भी तो हम ट्रांचेस बना के उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बलून रिस्क क्या हो गया कि भाई सपोज लास्ट तक आया ही नहीं, ठीक है, तो बाद में एक साथ पे करने की बारी आएगी, तो दैट इज टर्म्ड एज बलून रिस्क। ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। दिस इज योर कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। इसमें हमें कंसिडरेशन में क्या लानी है चीजें, आरएमबीएस रिकोर्स होता था, ये नॉन रिकोर्स है, इसलिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको ज्यादा टेस्ट करेंगे एज कंपेयर टू दिस। सो आरएमबीएस के साथ हमारा एक और टॉपिक हो गया व्हिच इज टर्म्ड एज व्हाट, सीएमबीएस, दैट इज कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।